नमस्कार सभी को और सबका स्वागत है हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपन्यास आपका बंटी। मन्नू भंडारी जी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है बच्चों ये। इस उपन्यास ने इनकी सफलता के झंडे गाड़ दिए थे, मन्नू भंडारी जी की सफलता के। और ये भी माना जाता है बाल मनोविज्ञान पे लिखा गया ये पहला उपन्यास है ऐसा जिसने मतलब बच्चे के मन को इतना अच्छे से समझा। और कहानी में आप देखोगे तो आपके सामने बंटी आपको हर जगह दिखाई देगा। बहुत कहना चाहिए मर्मस्पर्शी कहानी है और एक ज्वलंत समस्या को भी यहाँ पे ये प्रदर्शित करती है। मन्नू भंडारी जी ने जो यहाँ दी है, जो आज के समाज में, आधुनिक समाज में ये समस्या आम हो गई है। बता दूं मैं आपको, आपका बंटी में जो कहानी दिखाई गई बच्चों, एक ऐसे बंटी की कहानी है, ऐसे बच्चे की कहानी है। बंटी मतलब एक बच्चे का नाम है बंटी, जिसके माता पिता दोनों जीवित हैं, लेकिन पिता ने दूसरी शादी कर ली है और माता भी दूसरी शादी कर लेती है। पिता के भी बच्चे हैं अपने, माता के भी अपने बच्चे हैं, मतलब जो दूसरा विवाह करती है उससे 2 बच्चे हैं। तो ये बेचारा कहीं का नहीं रह जाता, एक तरह से दिखाते हैं। चलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इसको शुरू करती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ लेखक लेखिका हमारी मन्नू भंडारी जी के बारे में। और इनके बारे में मैंने बेटा इनकी आत्मकथा को भी पढ़ा है और इस उपन्यास को भी मैंने एक एक लाइन, एक एक शब्द मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा है। तो इसको मैं थोड़ा डूब के पढ़ाऊँगी इसको ना, क्योंकि इनकी आत्मकथा को पढ़ के मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और मुझे ही नहीं बहुत से आलोचक को ये लगता है कि आपका बंटी में कहीं ना कहीं इनकी अपनी कहानी भी दिखाई देती है। बस ये फ़र्क ये है कि इन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया था, अपनी बेटी को पाला, और यहाँ पे जो दिखाई गई है शकुन, वो पुनर्विवाह कर लेती, दूसरा विवाह करती है। चलिए देखिए, मन्नू भंडारी, इनका जन्म हुआ था बेटा 3 अप्रैल 1931 और मध्य प्रदेश में स्थित मंदसौर के एक वो है कस्बा है, गांव है भानपुरा, यहाँ पे हुआ था। तो एमपी से भी बहुत से साहित्यकार हैं, मुक्तिबोध भी एमपी में ही उनका जन्म हुआ था, और माखनलाल चतुर्वेदी का भी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इनका मन्नू भंडारी का भी। मन्नू भंडारी का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो महेंद्र कुमारी इनका नाम है। इन्होंने मैट्रिक के सर्टिफिकेट में भी महेंद्र कुमारी ही लिखा है। प्यार से मन्नू हुई और अंत में साहित्य जगत में इसी नाम से जानी जाती हैं। महेंद्र कुमारी नाम से इनको कोई नहीं जानता, साहित्य की दुनिया में सब मन्नू के नाम से ही जानते हैं। मन्नू भंडारी के पिता का नाम है सुख संपत राय। ये हिंदी के पारिभाषिक शब्दकोश के निर्माता थे। पिता भी इनका पिता, और इन्होंने स्वीकार भी किया है कि पिता का जो इनका प्रभाव इनके पर ज़्यादा पड़ा है। सुख संपत राय एक सच्चे देश प्रेमी के साथ क्रोधी, अहमवादी और आदर्शवादी विचारधारा वाले थे। इनके पिताजी बहुत कड़क थे, मम्मी की चलती नहीं थी, मम्मी सीधी सादी थी, केवल घर संभालने का काम करती थी, बाकी सब में इनके पिताजी का ही बोलबाला था। इनकी माता जो का नाम है अनूप कुमारी, माता का नाम था अनूप कुमारी, ये एकदम शांत स्वभाव की कुशल गृहिणी थी। मन्नू भंडारी को अपने माता पिता का अपार स्नेह और सहयोग मिला। स्वयं पिता मन्नू को राजनीति में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कभी मन्नू को रसोई में जाने नहीं दिया, मतलब ऐसे नहीं थे। उस समय की बात सोचिए, 1931 में इनका जन्म हुआ, तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत कम लोग आगे आते थे। इनके पिताजी आधुनिक विचारधारा वाले थे, क्रांतिकारी विचारधारा वाले थे, और ये मन्नू को रसोई में नहीं जाना देना चाहते थे और उनको राजनीति में लाना चाहते थे। मन्नू भंडारी ने, देखो स्वयं का है, इनकी आत्मकथा से लिया गया है, माँ ने कभी रसोई में नहीं बुलाया और न घर के कार्यों में हमारी मदद ली। उस समय का हमारा व्यवहार, जुलूस निकालना, भाषण देना, घर देर सवेर आना आदि को भी उन्होंने कभी विरोध नहीं किया और न उस पर कोई टीका टिप्पणी ही की। उसी का परिणाम है कि आज हम कुछ बन पाए हैं। ठीक है, तो माँ ने ऐसा एकदम ऐसी माँ की तरह, टिपिकल मम्मी की तरह नहीं थी, कहाँ गई हो, कहाँ से आ रही हो, इस किचन के काम सीखो, पराए घर जाना, ऐसा कुछ नहीं कहा इनका माहौल। अब इनके देख लेते हैं भाई बहन। तो इनके 2 भाई और 2 बहनें हैं, मतलब एक ये भी हैं, 3 बहन हो गई। बड़े भाई प्रसन्न कुमार तथा छोटे भाई वसंत कुमार है। बड़ी बहन स्नेहलता और छोटी बहन का नाम सुशीला है। मन्नू जी का जन्म भले भानपुरा में हुआ, लेकिन इनका बेटा बचपन और कहना किशोरावस्था सब अजमेर में बीती। इनके पिताजी अजमेर शिफ्ट हो गए थे, राजस्थान में अजमेर जो शहर है। अजमेर में सावित्री कॉलेज से सन 1947 में इन्होंने इंटर पास किया और इसी वर्ष भारत भी स्वतंत्र हुआ था 1947 में। मन्नू जी छोटी उम्र से ही आज़ादी की लड़ाई में भाग लेती रही, मतलब जहाँ जुलूस वगैरह निकलते थे ये भी साथ में जाती थी।
जिस उम्र में लड़कियां अपने शारीरिक सौंदर्य संवारती हैं उस उम्र में ये प्रभात फेरी, नारों और जुलूस में नारा लगाया करती थी। ये दिखने में बच्चों ज़्यादा आकर्षक नहीं थी, इन्होंने स्वयं ये बात बताई है, लेकिन इनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत स्ट्रांग लेडी को रिप्रेजेंट करता था। मन्नू जी अजमेर के ही सावित्री कॉलेज में बीए में दाखिला ली, किंतु सुशीला बहन के कलकत्ता बुलाने पर वे कलकत्ता से ही इन्होंने 1949 में बीए पास किया, 47 में मैट्रिक और 49 में बीए। मन्नू भंडारी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। बीएचयू से कलकत्ता से इन्होंने वो किया ग्रेजुएशन और बीएचयू से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एमए करने के तुरंत बाद मन्नू जी बालीगंज शिक्षा सदन कलकत्ता में 1952 से 1961 तक इन्होंने यहाँ पे टीचिंग जॉब की, अध्यापन का कार्य किया। कितने साल? लगभग कहना चाहिए 9 वर्ष तक। सन 1964 ईस्वी तक मन्नू जी कलकत्ता में टी रानी बिरला कॉलेज में इन्होंने अध्यापन किया। ठीक है, तो इसके बाद वो कॉलेज में गई, वहाँ पे अध्यापन किया। इनका विवाह हुआ था बच्चों प्रसिद्ध साहित्यकार, आप लोग भी जानते हैं, उनका नाम आपने सुना होगा, राजेंद्र यादव। इनसे इनका विवाह हुआ था। और कब हुआ था? 1859 में, जब वो स्कूल में अध्यापन कर रही थी। उसी स्कूल में इनसे मिलना हुआ, ये कुछ काम से आए थे और दोनों में बातें हुई, आकर्षण बढ़ा और प्रेम में परिणत हो गई। उसके बाद विवाह हो गया। इन्होंने उस समय प्रेम विवाह किया था बच्चों। तो इनसे 1959 में इसका विवाह हुआ। यह विवाह अंतरजातीय था। विवाह की साक्षी मन्नू की बहन सुशीला, उसके पति पराक्रम सिंह तथा भगवती प्रसाद जी थे। ये 3 लोग इनके विवाह में साक्षी बने थे। मन्नू जी और राजेंद्र यादव की पहली मुलाकात कलकत्ता में ही बालीगंज शिक्षा सदन में हुई थी। मन्नू जी यहाँ अध्यापिका के साथ पुस्तकालय अध्यक्ष भी थी, लाइब्रेरियन थी वहाँ पे, मतलब लाइब्रेरी का भी भार इनके पर था। तो राजेंद्र यादव शोध के सिलसिले में अक्सर वहाँ आते थे पुस्तकालय में, वहीं पे इनकी मुलाकात हुई थी। मन्नू और राजेंद्र यादव की शादी में मन्नू के पिता बिल्कुल नाखुश थे। उनके पिताजी बिल्कुल तैयार नहीं थे। वे जीवन में कभी अपने दामाद से नहीं मिले। सोचिए कितनी बड़ी बात। मन्नू भंडारी जी ने जून 1961 में विवाह हुआ। 61 में इनकी एक पुत्री हुई। इन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका साहित्यिक नाम इन्होंने रचना रखा है और वैसे प्यार से टिंकू के नाम से पुकारा जाता है। ये जो इनकी पुत्री है वो वर्तमान है, मतलब जीवित है। मन्नू जी सन 64 से ही दिल्ली में रहने लगी। वहाँ सोफिस्टिकेटेड कॉलेज मिरांडा हाउस बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, वहाँ पे इन्होंने प्राध्यापिका के रूप में स्थायी तौर पर कार्यरत रही। वहीं से रिटायर्ड हुई और मतलब कि उसके बाद उनकी मृत्यु भी, मुझे याद है कोविड के समय इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों, 2021 में। तो संप्रति मन्नू भंडारी दिल्ली में ही रह रही, ये गलत है। अब इनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी पुत्री उनकी देखभाल कर रही है। पहले 2012 में मुझे याद आ रहा है जहाँ तक इनकी राजेंद्र यादव की मृत्यु हुई थी और 21 में इनकी भी मृत्यु हो गई है। ये था इनका जीवन से मृत्यु तक का सफ़र। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इनको पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले हैं और इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं। बहुत प्रसिद्ध नाम है बच्चों मन्नू भंडारी। आधुनिक लेखिकाओं में इनका नाम बहुत मतलब कि बड़े उससे लिया जाता है। देखिए इनका एक उपन्यास भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो आपकी अच्छी बात है, वो भी होगी, आपकी लेखक की भी जानकारी पूरी होगी। इनका उपन्यास वो लगा हुआ है बेटा महाभोज नाटक, और जब ये जो नाटक है हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उसको बाद में उपन्यास में इन्होंने डाला, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध हुआ था ये। तो इस उपन्यास के लिए भारतीय भाषा परिषद की ओर से राम कुमार भुवाल पुरस्कार इनको उस समय 11,000 रुपये मिले थे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा महाभोज के लिए पुरस्कृत किए, बहुत सारे पुरस्कार इनको महाभोज के लिए मिले। इसके बाद है, मैं आपको मेन बताती हूँ। भारतीय भाषा कोलकाता द्वारा इनको सम्मान मिला। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान मिला। इसके अलावा है हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा शला का सम्मान, और जो है महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सम्मान 2004 में मिला। मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य सम्मान मिला। के बिरला फाउंडेशन का 18वां व्यास सम्मान भी इनको 2000 में मिला। आपातकाल के दौरान सन 76 ईस्वी में मनु को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने का निर्णय हुआ था तथा साहित्य कला परिषद दिल्ली ने भी पुरस्कृत करना चाह रही थी, मगर मन्नू भंडारी जी ने दोनों ही पुरस्कार विनम्रता पूर्वक मना कर दिया था, अस्वीकार कर दिए थे।
अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं इनके उसमें ज्ञानपीठ वगैरह नहीं मिला है, बाकी अधिकतर पुरस्कार इनको मिले हैं। इनकी रचनाएं देख लेते हैं बच्चों। इनकी रचनाएं सबसे पहले नाम आता है मैं हार गई, 1957 में। ये कहानी संग्रह है ना, इनके अंदर बहुत सारी कहानियों के बारे में, मतलब इन्होंने बहुत कहानियाँ लिखी हैं। इवन SCRT ने क्लास 9th में इनकी एक कहानी लगाई हुई है, अकेली, है ना। तो कहानियों में बहुत सारी लिखी हैं। एक कहानी का नाम है 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये 1959 में ये संग्रह के रूप में आई। यही सच है बच्चों, बहुत अच्छी कहानी है। मतलब एक जैसे कहानी संग्रह में कोई एक प्रसिद्ध कहानी पे उस संग्रह का नाम रख दिया जाता है, तो मैं कहानी संग्रह की बात कर रही हूँ, उसी में की एक कहानी है यही सच है। और यही सच है आई थी 1966 में, और इस पर बेटा एक बहुत सुपरहिट मूवी बनी है, फिल्म बनी है, और फिल्म का नाम रखा है रजनीगंधा। आपने ज़रूर सुना होगा उस फिल्म का नाम। तो ये इनकी कहानी पे आधारित है, यही सच है कहानी पर। एक प्लेट सैलाब 1968, त्रिशंकु 1978, श्रेष्ठ कहानियाँ 1969, मेरी प्रिय कहानियाँ 1979, प्रतिनिधि कहानियाँ 1984, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ 2001, नायक खलनायक विदूषक, ये भी एक इनका कहानी संग्रह है, 2002 में आया, और कथा पटकथा 2004 में आई। बच्चों के लिए भी इन्होंने कहानी लिखी है, आंखों देखा झूठ 1976 में ये संग्रह आया। अब उपन्यासों पे आते हैं। कहानी हो गई, उपन्यास। 1 इंच मुस्कान, ये बच्चों एक ऐसा उपन्यास है जो इन्होंने और इनके पति ने मतलब कि साझा रूप में लिखा था। तो ये 2 हैं इस उपन्यास के लेखक, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी। 1 इंच मुस्कान, इस तौर पे भी ये प्रश्न बनता है और कभी कभार पूछा भी जाता है कि दोनों ने साथ में कौन सा उपन्यास लिखा था। तो ये है 1 इंच मुस्कान, आया था 1961 में। अब आ जाता है आपका बंटी, 1971 में बच्चों ये आया, और महाभोज 1979 में, 1979 में। स्वामी आया है 1982 में। एक बाल उपन्यास है कलवा, 1982 में आया, और एक और बाल उपन्यास है बच्चों आस माता, ये आया था 1981 में। तो इनके चारों उपन्यास जो हैं बहुत प्रसिद्ध हुए। एक तो संयुक्त रूप से लिखा गया है 1 इंच मुस्कान, इसके अलावा आपका बंटी, महाभोज और स्वामी, ये तीनों उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए इनके। संपादन इन्होंने किया है। इवन बच्चों इन्होंने पटकथा भी लिखी थी, टीवी के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ लेखन किया था। संपादित रचना है प्रतिशोध तथा अन्य एकांकी, ये एकांकी का संकलन है जो संपादन किया है इनका इन्होंने। संकल्प का सौंदर्य शास्त्र, इसका ये भी आलोचना ग्रंथ है। आत्मकथा एक कहानी, यह भी 2007 में ये लिखी भी है, और ये इनकी आत्मकथा है, उसका संपादन भी किया है इन्होंने, एक कहानी यह भी। प्रौढ़ शिक्षा के लिए 1.25 सेर गेहूँ, 1993 में प्रेमचंद की कहानी का उन्होंने रूपांतर किया है। अब ये आ जाते हैं इनके उपन्यास। थोड़ी बातें मैं सारे उपन्यासों से बता देती हूँ। क्लास आपको लग रहा होगा मैम बहुत बड़ा कर रही है, लेकिन बच्चों ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो उपन्यास लगा है, जो रचना लगी उसी के बारे में पूछा जाए। आपसे इस लेखक की किसी अन्य रचना के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए 1 इंच मुस्कान जो रचना है मन्नू भंडारी जी ने और राजेंद्र यादव के सहयोग से की थी, दोनों के सहयोग से भी लिखी गई है। यह उपन्यास सर्वप्रथम ज्ञानोदय पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, प्रश्न इससे बन सकता है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ज्ञानोदय, ठीक है, ज्ञानोदय देख पा रहे हो आप लोग, इसमें पहले धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इस उपन्यास में त्रिकोणात्मक प्रेम कहानी को चित्रित किया गया है। उपन्यास के पुरुष पात्र अमर को राजेंद्र यादव ने लिखा है, तो स्त्री पात्र रंजना और इमला का मन्नू भंडारी ने चित्रित किया है। तो ये ज़्यादातर इसमें ना दिखाई देते हैं जो त्रिकोणात्मक प्रेम कहानी, इसमें भी आपने देखा, और आप इसके इनके उसमें भी देखोगे, आपका बंटी में भी मतलब पिता में इतना ज़्यादा विवाद हो जाता है कि वो दूसरे से विवाह कर रहे हैं, वो दूसरे से करते हैं। यहाँ पे देखिए 1971 में इनका प्रथम स्वतंत्र उपन्यास है ये, वो तो उनके सहयोग में लिखा था, ये स्वतंत्र है। यह उपन्यास मन्नू जी की कहानी बंद दराजों का साथ, एक इनकी कहानी आई थी बच्चों, बंद दराजों का साथ, इसमें ये बीज रूप में दिखाई देता है, ठीक है। ये जो बीज रूप में जो पहले कहानी या नाटक या जो आ चुके होते हैं ना, वो अपने आप ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे गोदान जो प्रेमचंद जी का है, उसका बीज रूप हम देखते हैं
पूस की रात कहानी में, जब उसमें हल्कों को दिखाते हैं किसान से मजदूर बनते हैं, और कुछ इसका ही हम आगे जाके गोदान में वो रूप देखते हैं। ऐसे ही जो आपका बंटी है, ये एक कहानी में इसका थोड़ा सा कहना चाहिए कि बीज रूप आ चुका था, मतलब कह सकते हैं जो मेन जो विचार है, मेन आइडिया है, जो मेन कहानी है वो आ चुकी थी। क्या कहानी थी ये? बंद दराजों का साथ। इस उपन्यास का मूल भाव पति पत्नी के बीच के संबंधों और उसकी संतान पर पड़ने वाले प्रभाव को चित्रित करता है। उपन्यास में मन्नू जी ने नारी जीवन के संबंध, दाम्पत्य, तलाक, मातृत्व, अकेलापन आदि का सभी सफलतापूर्वक चित्रण किया है। महाभोज 1979 में आया। आज के राजनीतिक सामाजिक जीवन की मूल्यहीनता, तिकड़मबाजी, हैवानियत और सड़ाहट का यथार्थ चित्रण करता है। यह इसकी कहानी आपको पता भी है, और अभी नाटक की जब यूनिट में चलेंगे तो मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊंगी। वस्तुतः आधुनिक युग में होने वाले चुनाव के बीच मानवीय त्रासदी, करुणा और आज की पीढ़ी की स्थिति, आज की पीढ़ी की नियति की सच्चाई को अभिव्यंजित करने का प्रयास इन्होंने इसमें किया है। ये हो गया राजनीतिक उपन्यास है, और नाटक भी रूपांतर हुआ बाद में। स्वामी 1982 में, ये उपन्यास शरद चंद्र की कहानी स्वामी को ही रूपांतरित किया है। इसकी कथा वस्तु मीना, नरेंद्र और घनश्याम के बीच त्रिकोणात्मक प्रेम से जुड़ी हुई है। मैं बता रही हूँ ना, इनके बहुत से कहानियों में, बहुत से उपन्यासों में आपको त्रिकोण रूप में प्रेम दिखाया, यही सच है, इसमें भी त्रिकोण प्रेम दिखाया गया है। कहीं ना कहीं बच्चों, लेखक ना वही लिखता है जो जीवन में वो झेलता है, अपने अनुभव ना, जो भोगे गए अनुभव है ना, वो उसमें दिखाई देते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनकी जब आत्मकथा पढ़ी थी मैंने, तब मैंने मुझे अंदाज़ा हुआ कि दोनों के बीच में, जो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के बीच में कोई तीसरा भी था। इनकी तरफ से नहीं था, इन्होंने अपना ईमानदार प्रयास किया, लेकिन उन्होंने राजेंद्र यादव जी के लिए साफ साफ लिखा है उस चीज़ को। घर में समय नहीं देते थे, बाहर ज़्यादातर रहते थे, बहुत कुछ उनके बारे में उन्होंने लिखा है। आप ज़रूर पढ़ना, ये आत्मकथा भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। चलिए आगे पढ़ती हूँ। ये जो कलवा उपन्यास, बच्चों का जो उपन्यास है, ये पंचतंत्र की प्रश्नात्मक शैली में रचित एक बाल उपयोगी उपन्यास है, जिसका नायक कलवा चमार है। और आसमाता जो इनका बाल उपयोगी उपन्यास है, मनुष्य को जीवन से हार नहीं माननी चाहिए, कितना भी संकट आए आशा नहीं छोड़नी चाहिए, मन में आशा और तन में मेहनत से सभी इच्छाएं पूर्ति होंगी, आदि आदि इसमें कहे गए हैं। अब मन्नू भंडारी की कई कहानियों का मंचन हुआ है बच्चों, जिसमें अकेली, चश्मे तथा कहना चाहिए इन कहानियों का मंचन अनामिका संस्था द्वारा कोलकाता द्वारा किया गया। कोलकाता में एक संस्था थी अनामिका, इसमें इन्होंने, इस संस्था ने इन कहानियों का मंचन करवाया है नाटक रूप में। अकेली मैंने बताया कि अभी SCERT में लगी हुई है, बहुत अच्छी कहानी है अकेली भी। त्रिशंकु नामक कहानी का मंचन मिरांडा कॉलेज दिल्ली द्वारा तथा रचना संस्था कोलकाता द्वारा हुआ। इसी कहानी पर राजेंद्र नाथ द्वारा टीवी के लिए फिल्म बनी, इसी कहानी पर, त्रिशंकु कहानी पर। मन्नू भंडारी की बंगला कहानी एक खाने आकाश नहीं, बहुत प्रसिद्ध कहानी इनकी, एक खाने आकाश नहीं, पर बासु चटर्जी ने सबाना आजमी और अमोल पालेकर को लेकर जीना यहाँ नामक फिल्म बनाई। प्रेम संबंधों के दोराहे पर खड़ी युवती की प्रेम गाथा लिए हुए इनकी कहानी यही सच है पर रजनीगंधा फिल्म बनी। मन्नू भंडारी ने स्वामी फिल्म की पटकथा लिखी, स्वामी फिल्म जो है उसकी इन्होंने पटकथा लिखी। इसके अलावा समय की धारा फिल्म की भी पटकथा लिखी, जो आपका बंटी उपन्यास पर आधारित थी। समय की धारा देखेंगे तो ये कहानी आपका बंटी उपन्यास की कहानी से ली गई है। महाभोज उपन्यास का मंचन श्रीमती अमाल अलाला और प्रेम मटियानी के सहयोग से उन्होंने स्वयं नाट्य रूपांतर कर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मंच पर प्रस्तुत किया गया। तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि उपन्यास जो है पहले आया था, उसके बाद इसका नाट्य रूपांतर किया गया महाभोज का। बिना दीवारों का घर नाटक का भी मंचन दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर, देहरादून, उदयपुर आदि शहरों में हुआ और BBC लंदन ने मन्नू भंडारी की रचनाओं पर 24 जुलाई सन 1982 ईस्वी को एक फीचर भी प्रस्तुत किया था। ये हो गई इनके बारे में प्रमुख बातें बच्चों। एक बात यहाँ पे ये लोग बताना भूल गए हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हंस पत्रिका थी, जो इनके प्रेमचंद जी की प्रेस से निकलती थी, प्रेमचंद जी की ही ये पत्रिका थी हंस। तो प्रेमचंद जी के जाने के बाद कुछ वर्षों तक तो चली, फिर उसके बाद ये बंद हो गई थी। आर्थिक तंगी की वजह से कह सकते हो कि ये पत्रिका बंद हो गई थी।
इस पत्रिका को पुनः प्रकाशित करने का, पुनः चालू करने का श्रेय जाता है बच्चों राजेंद्र यादव जी को। ये भी प्रश्न बनते हैं और आपको ये पता भी होना चाहिए। तो राजेंद्र यादव जी ने ये हंस पत्रिका को पुनः शुरू किया और आज भी इसका प्रकाशन होता है। अब इनकी बेटी ये कार्य देखती है। ठीक है, चलिए, ये बात भी ज़रूरी थी तो मैंने सोचा बता देती हूँ। अब आते हैं आपका बंटी उपन्यास पे। 20 मिनट हमने लेखक के बारे में, लेखिका के बारे में बात की और अब चलते हैं कथा वस्तु की तरफ चलते हैं उपन्यास के। देखिए, ये जो आपका बंटी उपन्यास है, मैंने बताया कि स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ प्रथम है इनका, और ये मौलिक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास की श्रेणी में आता है। इसका प्रकाशन 1971 में हुआ। ये इसका अनुवाद बच्चों गुजराती भाषा में भी हो चुका है, मराठी में भी हो चुका है, अंग्रेजी में भी हो चुका है, सिंधी, पंजाबी, कन्नड़, उड़िया आदि भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी प्रसिद्धि मिली है इस पुस्तक को, इस कहानी को, इस उपन्यास को। इस पुस्तक पर डायरेक्टर विपिन नाडकर्णी ने 2008 में मराठी फिल्म एवेडहंस आमभाल भी बनाई है। आपका बंटी उपन्यास के पात्र हैं बच्चों, एक है बंटी बच्चा जिसके ऊपर पूरी कहानी है, शकुन बंटी की माँ है, अजय बत्रा बंटी का पिता है, डॉक्टर जोशी बंटी के दूसरे पिता हैं, मीरा बंटी की दूसरी माँ है, दोस्त हैं उसका दोस्त है टीटू, और एक फूफी है जो उसकी देखभाल करती है, माँ के साथ रहती है, एक वकील चाचा है जो दोनों के केस को देख रहे हैं, और अम्मी और जोत इसके सौतेले भाई बहन हैं। मम्मी जहाँ शादी करती है डॉक्टर जोशी के पहले से 2 बच्चे हैं। ये है इसके प्रमुख पात्र हैं। आपके बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी ने नारी जीवन से संबंध, दाम्पत्य, तलाक, मातृत्व, अकेलापन से उत्पन्न उलझनों को बहुत अच्छे रूप में पा रहा है। मतलब एकदम सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य में वो पूरी तरह से सफल हुई हैं। उपन्यास का मूल कथ्य है पति पत्नी के बीच संबंधों का उनकी संतान पर पड़ने वाला प्रभाव। इसी को मेन रूप से दिखाया गया है। देखिए, इस उपन्यास में नायक अथवा कर्ता और भोक्ता, किसने भोगा? बंटी है। कारण इस उपन्यास में वर्णित समस्त पात्रों से उसका किसी न किसी रूप में संबंध अवश्य है। शकुन उसकी माँ है, अजय पिता है, फूफी नौकरानी है या आया कह सकते हो, कि यही उसकी शुभेशी है, मतलब वही उसका शुभ चाहती है। वो उसकी मम्मी को मना भी करती है कि दूसरी विवाह मत करो। टीटू उसका दोस्त है, डॉक्टर जोशी सौतेले पिता हैं और मीरा सौतेली माँ है। मैं पहले बता दी हूँ आपको ये सारे रिश्ते। मन्नू भंडारी स्वयं उपन्यास की भूमिका में कहती हैं कि शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि में सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया है। वस्तुतः उपन्यास का केंद्रीय पात्र बंटी ही है। 10 साल का बंटी, अब ये याद रखना बच्चों, इसकी उम्र 10 साल का है। शिक्षित व स्वतंत्र विचारधारा वाले माता शकुन और पिता अजय का पुत्र है। दोनों अलग रहते हैं, शुरुआत में ही दिखाया गया कि दोनों अलग रहते हैं। अपने अहम व दंभी सोच के कारण शकुन और अजय के बीच तलाक हो जाता है। शकुन दिल्ली के किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हो जाती है और अजय कलकत्ता चला जाता है। बंटी माँ के साथ रहता है। अजय जब कभी दिल्ली आता है तो होटल सर्किट हाउस में अपने बेटे को बुलाकर मिलता है और उसे बहुत सारे खिलौने देता है। जब भी उससे मिलने आता है तो अपना सर्किट हाउस में कहीं बाहर रहता है और उसे वहीं पर बुलाता है, होटल में बुलाता है बच्चे को उससे मिलने के लिए। कुछ समय के बाद, है ना, शुरुआत में हम देखते हैं शकुन प्रिंसिपल है, अपने बेटे को लेके अकेले जीवन यापन कर रही है, अच्छे से है, कोई वो नहीं है। एक मानसिक दुख भले हो, मन अकेलापन उसका भले हो, लेकिन कोई इस तरह का दुख नहीं दिखाया था कि आर्थिक परेशानी उसको हो। पढ़ी लिखी दिखाई है। और फूफी भी हैं देखभाल के लिए, बच्चे की देखभाल के लिए। लेकिन हो सकता है एक अहम बीच में टकराता हो, जब अजय दूसरी शादी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, इस तरह का शायद सोच दिखाई गई है। तो इसमें दिखाते हैं कुछ समय बाद अजय मीरा के साथ विवाह कर लेता है और शकुन उसके बाद डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है। डॉक्टर जोशी विधुर हैं, मतलब उनकी पहले शादी हो चुकी थी, पत्नी मर चुकी है और 2 बच्चे हैं उनके। याद रखना, अमी और जोत नाम के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। बेटी माँ के साथ नया घर बंटी जो है माँ के साथ नए घर में आ जाता है। डॉक्टर जोशी के घर में नए लोगों के बीच में है जो उसे पसंद नहीं पड़ता है। माँ जब भी डॉक्टर जोशी के बच्चों को प्यार करती है, बंटी को यह बर्दाश्त नहीं होता। उसका प्यार बढ़ गया ना बेटा, पहले वो पूरा माँ का पूरा प्यार पाता था, लेकिन माँ ने जब पुनर्विवाह किया और पहले से 2 बच्चे थे
नए पिता के, सौतेले पिता के, तो उसका प्यार जो है बट गया था। और एक ये भी मनोवैज्ञानिक रूप से आप सोचो बच्चों कि उसकी माँ जो है अपना घर छोड़ के, जो उसको सरकारी क्वार्टर था जो मिला हुआ था, वो छोड़ के वो कहाँ आ जाती है, डॉक्टर जोशी के घर। तो उन बच्चों का अधिकार, वो तो बच्चे कहीं नहीं जाते जो पहले से उसके जो उसके सौतेले भाई बहन हैं, वो तो अपने ही घर में हैं, और ये नए मेहमान के रूप में यहाँ आता है। मेहमान के आप तो अपना ही था, लेकिन उसको वहाँ पे अपनापन कहीं से भी नज़र नहीं आता। बहुत अच्छे, मतलब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इसको पढ़ना ज़रूर आप। तो उसको बिल्कुल वहाँ पे मन नहीं लगता, पसंद नहीं आता वो घर, ना वहाँ के लोग। अपने आप को ये उपेक्षित सा महसूस करता है बालक। अब वो माँ को दुख पहुँचाने में सुख का आनंद लेता है और बराबर माँ से पिटता रहता है। जो माँ मना करती है वही काम करता है। बंटी अंत में अपने पिता को पत्र लिखता है और कलकत्ता चला जाता है, किंतु वहाँ भी दूसरी माँ को वह स्वीकार नहीं कर पाता। पिता भी उसके अपने हैं, लेकिन वहाँ माँ दूसरी है। अंततः बंटी को माता पिता के रहते हुए भी अनाथ की भांति हॉस्टल में जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहीं पे वो एंड होता है, उसको हॉस्टल चले जाता है। बंटी एक असाधारण व्यक्ति है, मतलब कि इसका जो चरित्र दिखा है एक असाधारण है। वह टाइप न होकर मूल रचना है। बंटी के अंदर मानसिक वृत्तियां तथा अहम, विद्रोह, अक्खड़पन, बौद्धिकता, संवेदनशीलता, यौन भावना, कुंठा, अकेलापन, भय, संत्रास, ये सारी चीजें भरी हुई हैं। और वस्तुतः मन्नू जी ने बंटी के बहाने उपन्यास में इन वृत्तियों का चित्रण बखूबी किया है। बंटी में अत्यधिक बौद्धिकता है, जिसके कारण वह परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पाता। अगर भोला भाला बच्चा रहता ना, तो वो जो माँ कहती है वो कर लेता, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कि बुद्धिमान भी दिखाया है, बौद्धिकता उसमें ज़्यादा दिखाई है, इसलिए वो परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पाता। अपने अक्खड़पन स्वभाव के कारण मम्मी के लाख समझाने पर भी डॉक्टर जोशी को पापा नहीं कहता, और न ही पापा के कहने पर मीरा को मम्मी कह पाता है। जब डॉक्टर जोशी जब बंटी की माँ को तुम कहकर संबोधित करते हैं तो उसे बुरा लगता है। उसे ये लगता है कि मेरी माँ से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, और मन ही मन कहता है, मम्मी को जब सभी लोग आप कहते हैं तो ये तुम क्यों कह रहा है, भला कोई प्रिंसिपल को तुम कहता है। प्रिंसिपल थी उसकी मम्मी, उसको ये भी लगता है कि प्रिंसिपल को तुम क्यों कह रहे हैं। बंटी का व्यक्तित्व जो है मनोविज्ञान समर्थित है, और उसके व्यक्तित्व का विकास फ्रायड के यौन सिद्धांत के अनुरूप भी है। बंटी का संपूर्ण व्यक्तित्व बच्चों उपेक्षाओं से भरा हुआ है, इसलिए उसका जीवन जो है असामान्य सा बन जाता है। घर में तो उसकी मम्मी उसे बेहद प्यार करती है, किंतु कॉलेज पहुंचने पर वह केवल प्रिंसिपल रह जाती है, मम्मी नहीं रह जाती। और इसमें वर्जनाओं के प्रति आकर्षण ज़्यादा है, मतलब जो चीज़ें मना हैं उसके प्रति वो आकर्षित होता है। डॉक्टर जोशी और अपनी माँ को काम भावना में लिप्त देखकर बंटी के मन में भी ये भाव जागृत होते हैं, और वह डॉक्टर जोशी की बेटी जो जोत रहती है उसके प्रति आकर्षित होता है। आपका बंटी उपन्यास की नायिका है शकुन, और इस कारण उपन्यास के स्त्री पात्रों में शकुन जो है सबसे विशिष्ट है। मीरा का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, जो दूसरी मम्मी है इसकी। शकुन का व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आया है। बंटी के बाद अगर कुछ व्यक्तित्व किसी का चरित्र इतना उभर के आया है तो वो है शकुन। उसकी विशेषता रूप, गुण, बुद्धि, शोहरत आदि सभी दृष्टियों से लक्षित होती है। शकुन न केवल पढ़ी लिखी युवती है, बल्कि कॉलेज की प्रिंसिपल भी है। वह बुद्धिजीवी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा और धाक है इस उपन्यास में आदि से अंत तक जो विद्यमान रहती है। बंटी के जीवन में जो बिखराव आया है बच्चों, ये जो कुंठा उत्पन्न हुई है, उसके मूल में अजय और शकुन का टूटता हुआ रिश्ता है ना। इनका जो अगर तलाक नहीं हुआ होता, दोनों साथ में रहते, तो शायद बंटी ऐसा नहीं होता। शकुन का जीवन एकदम ऐसा नहीं कि बहुत सुकून भरा है, उसके जीवन में भी कुंठा है, निराशा है, संत्रास है, घुटन है, टूटन है, और तनाव, यातना आदि मानसिक बाधाएं उसके पास भी हैं, बहुत सारी व्यथाएं उसके पास भी। शकुन अजय को तलाक लेने के बाद डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती है। शकुन ऐसे विवश नारी जो पति के प्यार के बंधन के ढीला हो जाने पर अपने बेटे को कसकर पकड़ लेती है। बंटी के प्रति उसका प्रेम भाव दोहरा हो जाता है। पति से अलगाव हो गया तो बेटे से और ज़्यादा प्रेम करने लगती है। शकुन के जीवन और व्यक्तित्व में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू। जो क्षति उसको हुई थी, पति ने तलाक दे दिया था, पति का प्रेम कम हो गया था, उससे अपने बेटे के से बहुत ज़्यादा प्यार करके पूरा करती है। तो उसका व्यक्तित्व जो है त्रिकोणात्मक है। एक तरफ है बंटी, दूसरी तरफ अजय, तथा तीसरी ओर डॉक्टर जोशी है। 3 उसमें बटा हुआ है। अजय को भी भुला नहीं पाई थी, पति रहा था, और अजय से भी मुक्त नहीं हो पाई थी। और
कहीं ना कहीं अजय के कारण ही वो डॉक्टर जोशी से ऐसा नहीं था, बहुत उसको प्रेम हो गया था, ये बहुत ज़्यादा आकर्षण हुआ था। अब इसमें ऐसे एकदम किशोरावस्था तो है नहीं, प्रिंसिपल है तो प्रौढ़ एज की दिखाई है, लेकिन डॉक्टर जोशी से वो विवाह होश हवास में करती है, बहुत कुछ सोच के करती है ना, और कहीं ना कहीं अजय को दिखाने के लिए भी करती है। शकुन के चरित्र में यथार्थ का खुरदरापन तथा मनोविश्लेषण की गहराई है, जिस पर आदर्श और नैतिकता का कोई मुलम्मा नहीं चढ़ा। एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाया कि एकदम आदर्शवादी दिखाई है कि नहीं बेटे के साथ पूरा जीवन बिता देगी, है ना, एक जगह मतलब संबंध टूट गया तो अब विवाह पे भरोसा नहीं रहा, इस तरह का नहीं दिखाया। कोई नैतिकता का मुलम्मा इस पे नहीं चढ़ाया गया है। शकुन उपन्यास के नायक बंटी की सूत्रधार भी है, बिल्कुल सही बात है, उसकी माँ है, साथ शुरू से साथ में है। उपन्यास लेखिका मन्नू भंडारी शकुन के बारे में कहती हैं, शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। हाँ, एक नारी और एक माँ का जो अंतर्द्वंद चलता है उसमें निकल के आती है कि नारी के रूप में वो जीत जाती है और विवाह कर लेती है। दूसरा, आपका बंटी में फूफी भी एक चरित्र है जो इसकी हितैषी दिखाई है। शकुन के घर में सेविका का काम करती है। मम्मी की अनुपस्थिति में बंटी जो है सबसे अधिक फूफी से ही बात करता है, उसके करीब रहता है। उससे बंटी को फूफी से विशेष लगाव है और फूफी को भी बंटी से विशेष लगाव दिखाया गया है। बंटी फूफी से डायन सोनल रानी की कहानी सुनाने की जिद करता है, ये एक जिक्राया है, उससे कहानी सुनता है किसकी, डायन सोनल रानी। वस्तुतः फूफी भारतीय स्त्री के परंपरागत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। फूफी को जो भारतीय नारी का जो आदर्श होता है वैसा दिखाया गया है। आपका बंटी उपन्यास का पात्र अजय बत्रा बंटी का पिता और शकुन का प्रतिनिधि शकुन का पति है, सॉरी। और अजय शकुन से तलाक लेने के बाद मीरा से शादी कर लेता है। अजय अपने पुत्र से मिलने के लिए दिल्ली सर्किट हाउस आता है। वह अपने बेटे को कुछ किताबें, एक मैकोनी और ट्रॉफी का डब्बा देता है। अपने बेटे से कहता है कि छुट्टियों में कलकत्ता आना। वह उसे विक्टोरिया, बॉटनिकल गार्डन, लेक्स और जू दिखाने की बात करता है, बच्चे को खुश करने के लिए। अजय शकुन की सहमति से बंटी को कलकत्ता ले आता है, शकुन को बता के लेके आता है कि इसको मैं ले जा रहा हूँ घुमाने के लिए। अजय अपने बेटे बंटी के सुंदर भविष्य के लिए उसे हॉस्टल में दाखिला करना चाहता है। उपन्यास का एक पात्र है बेटा वकील चाचा। वह एक और तो मतलब ये दोनों पात्रों के बीच संवाद सेतु का काम करते हैं, अजय और शकुन के बीच। और दूसरी तरफ वो मुख्य कथा को भी प्रासंगिक कथा सूत्रों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। वकील चाचा ये अजय के वकील हैं, शकुन को तलाक की सूचना यही देते हैं, अब तुम्हारा तलाक हो गया। वस्तुतः वकील चाचा एक प्रकार से शकुन और अजय दोनों के संदेशवाहक हैं। एक प्रमुख पात्र आ जाते हैं डॉक्टर जोशी, उनकी पत्नी प्रमिला। याद रखना बच्चों, ये गौण पात्र है, इसका कहीं नाम वो नहीं आया है, इसका रोल नहीं दिखाया गया, बस नाम आपको बता रहे हैं। प्रमिला फोटो में दिखाई देती हैं वो, क्योंकि मर चुकी हैं। तो इनका देहांत हो चुका है और उनके 2 बच्चे हैं, अमी और जोत। शकुन के साथ डॉक्टर जोशी की पहली मुलाकात बंटी की बीमारी के दौरान होती है। डॉक्टर जोशी एक सुयोग्य चिकित्सक, एक सफल प्रेमी तथा स्पष्टवादी व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। बंटी के प्रति उनके मन में आत्मीयता ज़्यादा है, मतलब ऐसे नहीं है कि सौतेले पिता हैं तो बंटी से जल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे सुलझे हुए इंसान दिखाए हैं, मैच्योर पर्सन। डॉक्टर जोशी एक मनोविज्ञान वेत्ता भी हैं। उसने बंटी के फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी दृष्टि से देखा था, वो समझ जाते हैं बंटी की समस्या क्या है। जब अजय बंटी को लेने आता है तो डॉक्टर जोशी खुद उसके स्वागत में स्टेशन जाता है और उसके अनुनयपूर्ण आग्रह पर अजय शाम को डॉक्टर जोशी के घर आता है। डॉक्टर जोशी शहर का सर्वाधिक योग्य चिकित्सक हैं और उनकी ख्याति पूरे शहर में है। आपका बंटी उपन्यास का एक पात्र मीरा भी है, जो बंटी की सौतेली माँ है, अजय की दूसरी पत्नी है। शांत स्वभाव की मीरा अजय से कम बुद्धिमान है। वह किसी बात को लेकर अजय से तर्क वितर्क नहीं के बराबर करती है। मीरा अजय के दूसरे बेटे चीनू को जन्म देती है। तो यहाँ पे उधर तो अमी और जोत हैं दूसरे पिता से, और इधर दूसरी माता से चीनू है बेटा, एक भाई और है, अब समझ लो इसका, बंटी का चीनू नाम का। मीरा मात्र एक जगह अजय का विरोध करती है। जब बंटी को हॉस्टल में रखने की बारी आती है तो मीरा जो है आर्थिक अभाव की बात करती है, किंतु अजय के समझाने पर बंटी को हॉस्टल भेजने के लिए तैयार हो जाती है।
आपका बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की शकुन और बंटी का मानसिक विश्लेषण करना तथा उसके माध्यम से तलाक की समस्या और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य मानसिक परेशानियों को प्रस्तुत करना है। वस्तुतः इस उपन्यास में टूटते हुए दाम्पत्य जीवन में कसमसाए हुए बंटी की मानसिक व्यथा को व्यक्त किया गया है। इतनी बारीकी से शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि तलाक तो पति पत्नी का हो जाता है, बच्चे का इसमें क्या दोष है। तो ये कहानी थी, आपको समझ में आ गई होगी। और इन शॉर्ट में मैंने एक बार और बता दी है कि कहानी वही है। एक है बंटी 10 साल का, मम्मी का नाम शकुन, पापा अजय, दोनों के बीच तलाक, दोनों ही दूसरा विवाह कर लेते हैं और इन दोनों के पहले से भी बच्चे हैं। मम्मी अजय की सौतेली माँ के है चीनू, सौतेले पिता के अमी और जोत। और ये कहीं ना कहीं अपने आप को अवांछित सा पाता है बंटी, अपने आप मतलब उसके क्या कहना चाहिए, उसके दुख को बहुत अच्छे से यहाँ पे लेखिका ने उतारा है। अब इस पे अन्य विद्वानों की क्या राय है, मैं मेन विद्वानों की बात पढ़ लेती हूँ जो पूछे जाते हैं। पहली बात तो लेखिका के बारे में, लेखिका का ही कथन देखने क्या कहती हैं। मैं दिखाना चाहती थी कि खंडित माता पिता के बच्चे किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है, इस सारी परिस्थिति में बच्चों पर क्या क्या प्रतिक्रिया होती है यही दिखाना चाहती थी। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है तब मन को बेचैन महसूस किया है, मैं उसी को पाठक तक पहुंचाना चाहती थी। ये लेखिका स्वयं स्वीकार करती हैं। डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं, हिंदी में यह पहला उपन्यास है जिसमें एक विशेष परिस्थिति में पढ़े हुए बच्चे की मन स्थिति का इतने विस्तृत फलक पर चित्रांकन किया गया है। एक विशेष परिस्थिति में पड़ा हुआ है बच्चा। मन्नू जी को इस बीच की बंटी की मानसिकता को प्रस्तुत करने में अद्भुत सफलता मिली है। विष्णुकांत शास्त्री जी कहते हैं, चूंकि इस उपन्यास का केंद्र बिंदु बंटी है, अतः सभी प्रसंग उसी के माध्यम से उभारे गए हैं। लोकप्रियता और साहित्यिक मान्यता में आजकल विरोध माना जाने लगा है। मेरा विश्वास है आपका बंटी इस धारणा का अपवाद साबित होगा, क्योंकि उसकी लोकप्रियता भी प्राप्त होगी उसको और साहित्यिक मान्यता भी मिलेगी। और वाकई दोनों ही चीज़ें इसको मिली हैं। डॉक्टर रामदरस मिश्र जी कहते हैं, मैंने एक विशेष दायरे की बात कही है, वह दायरा है पढ़ा लिखा मध्य वर्गीय, यानी ये लेखिकाएं स्वयं जिस वर्ग की हैं। निम्न वर्ग की स्त्रियों का अनुभव इनके पास नहीं है। उषा प्रियंवदा के दोनों उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंभे लाल दीवारें, ये दोनों उपन्यास बच्चों लेखिका उषा प्रियंवदा के हैं। इसमें अति आधुनिक पढ़ी लिखी स्त्री की कथा कहा है इन्होंने, किंतु दोनों उपन्यासों में स्त्री स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखने के बावजूद अजीब बेबसी और सामाजिक घिराव में अपने को बंद पाती है। मन्नू भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा पति पत्नी के प्रश्न को बच्चे की समस्या के बिंदु से उठाया है और यह एक नया प्रश्न है। रामदरस मिश्र जी का ये कथन था। जैनेन्द्र कुमार की बात भी सुन लेते हैं, क्या कहते हैं, बहुत अरसे बाद हिंदी में यह सशक्त उपन्यास आया है। महत्वपूर्ण ये कथन आ भी चुका है। लेखिका की अद्भुत क्षमता से मैं स्तब्ध रह गया हूँ। लेखिका का संयम एवं सहानुभूतिशील संवेदना इस रचना में प्रकट हुई है और ऐसे मर्मस्पर्शिता लेखकों में बहुत कम मिलती है। ऐसी मर्मस्पर्शिता बहुत कम पाई जाती है। माधुरी वाजपेयी जी को भी क्यों छोड़ें, बता देते हैं। लेखिका पात्रों के साथ विशेष रूप से शकुन और बंटी के साथ इतनी एकाकार हो गई है, लगती है कि उनके हर भाव को वह स्वयं झेलती जीती दिख पड़ती है। बहुत एकदम इन्होंने सत्य बात कही है बच्चों। मैंने शुरू में ये बात कही थी, मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया है कि शकुन कहीं ना कहीं मन्नू भंडारी जी स्वयं नजर आती हैं और जो बंटी है वो कहीं ना कहीं रचना जो उनकी पुत्री है वो लगती है। लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हैं। इन्होंने इस मन्नू भंडारी जी ने दूसरा विवाह नहीं किया था, लेकिन ये जो संवेदना दिखाई है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो खुद वो चीज़ को झेल रही हैं। डॉक्टर सुरेश सिन्हा जी कहते हैं, इस उपन्यास में भावाभिव्यंजना की सूक्ष्मता एवं भाषा की नई अर्थवत्ता का प्रयोग जो सौंदर्य यहाँ पे दिखाई देता है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। लेखिका की सजग दृष्टि परिवेश की यथार्थता पर बराबर केंद्रित रही और उसे वह बड़ी सजीवता से सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर चुकी है और यह निर्विवाद है। अब किसका पढ़ें, चलो इंद्रनाथ मदान को पढ़ लेते हैं, बाकी तो बहुत नहीं है। मन्नू भंडारी का एक और कथन देखेंगे। इंद्रनाथ मदान जी क्या कहते हैं, एक तरफ यह उपन्यास आंसुओं से गीला लगता है, भावुकता से भीगा लगता है और दूसरी तरफ बंटी माँ और बाप दोनों से कटकर मिस्किट होने का बोध कराता है। बंटी की समस्या मानवीय है, लेकिन इस समस्या को निभाने में यह उपन्यास का रूप देने में मन्नू भंडारी का लेखक और माँ इतनी घुल मिल जाते हैं कि लेखक की दृष्टि माँ की ममता से गीली होकर धुंधली पड़ जाती है।
तटस्थ नहीं रहती, भावुकता की धारा बार बार फूटने लगती है। कहीं कहीं आधुनिकता के संकेत भी मिल जाते हैं जो इस धारा में बह जाते हैं। बहुत अच्छा इनका विचार है इंद्रनाथ मदान जी का सॉरी। एक इनका कथन और देख लेते हैं मन्नू भंडारी जी का। ये कहती है, एक स्त्री के व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं, स्त्रीत्व और मातृत्व। जब वो स्त्रीत्व को जीती है तो मातृत्व की अनदेखी हो जाती है, और जब वह अपने मातृत्व की बात सोचती है तो स्त्रीत्व की अनदेखी हो जाती है। स्त्री इन दोनों के बीच झूलती रहती है। और ये इन्होंने अपने जीवन की सच्चाई यहाँ पे बयां कर दी एक तरह से। सच में बच्चों, मैं खुद स्त्री हूँ, और जो स्त्रियाँ इस उपन्यास को पढ़ी होंगी या जो सुन भी रहे हैं बच्चों, आप मतलब जो लोग हो स्त्रियाँ ये बात अच्छे से जानती हैं कि जब वो उसका नारी मन वो अगर अपने स्त्रीत्व को महत्व देती है तो कहीं ना कहीं मातृत्व जो है उसमें कमी आ ही जाती है। और जब वो पूरी तरह से माँ बनती है तो उसको अपना स्त्री होने का, स्त्रीत्व को भुलाना पड़ता है। तो दोनों नाव में एक साथ नहीं बैठा जा सकता। महाश्वेता देवी कहती हैं, आपका बंटी जितनी बालक बंटी की कथा है उससे कम शकुन की नहीं है। यह कृति बताती है कि एक औरत जब अपनी अस्मिता का संधान करने लगती है तो सक्षम भी हो जाती है, और यही बात पुरुष के लिए चुनौती बन जाती है, और दाम्पत्य संबंधों में तनाव पैदा हो जाता है जो अलगाव तक पहुंच जाता है। इस तनाव और त्रासदी में घिस जाते हैं निर्दोष बच्चे। बच्चा तो माँ और पिता दोनों से समान रूप से जुड़ा है। मासूम बंटी की आंख से पारिवारिक द्वंद्व और त्रासदी को मन्नू ऐसे दिखाती है कि एक एक रेखा पाठक की आंख के सामने खुलती जाती है। मन्नू बंटी के माध्यम से दिखाती है कि किस तरह मानवीय संवेदनाएं शत विशत होती हैं। बंटी की त्रासदी के साथ साथ शकुन के आत्मनिर्भर बनने की आकांक्षा भी मतलब मानी खेज है। इस नाते यह रचना भी स्त्री संघर्ष के नए गवाक्ष खोलती दिखाई देती है। तो वाकई एक नया यहाँ पे इन्होंने वो कायम किया है कि शकुन कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो पति ने छोड़ दिया तो रोए बिलखे दूसरे पे डिपेंड हो। आत्मनिर्भर महिला इसमें दिखाई गई है। राजेंद्र यादव क्या कहते हैं, चलिए यार ये तो बहुत जरूरी है, देखते हैं क्या कहते हैं। अब बात सिर्फ प्यार, प्रेरणा और व्यक्तित्व के तोड़ने बनने की नहीं, आगे जाकर विवाह और संतान तक जाती है। मन्नू ने आपका बंटी में इन तीनों को लिया है, मगर इन सब की मनोवैज्ञानिक दहशत भुगतनी होगी बंटी यानी संतान को। फिर इनका एक और कथन, बंटी किन्हीं दो धारों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, और वह यह कि ये सभी फालतू और गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया, समाज की दिनों दिन बढ़ती एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल दिखाई नहीं देता। ये भूमिका से लिया गया है। एक और इन्हीं का है कथन, बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले जड़हीन फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नाकुलता की रही है। ये इसके प्रमुख कथन है बच्चों। क्लास ज़्यादा ही लंबी हो गई, उपन्यास थोड़ा सा बड़ा था करके कथनों पे भी आ जाती हूँ। एक ही क्लास में पूरा समाप्त, एक टॉपिक पूरा समाप्त। देखिए उपन्यास के कथन ऐसे बच्चों आपको समझ में तुरंत आ जाएंगे, सरल है, कोई ऐसी भाषा तत्समयुक्त नहीं है, बहुत कठिन शब्दावली नहीं है, मुहावरेदार नहीं है, सामान्य बोलचाल की भाषा है। मम्मी ने ऐसी चुभती नज़रों से देखा कि वह भीतर तक सहम गया और खट से उसने आंखें बंद कर ली, पर आंखों से भी वह चुभन को महसूस करता रहा। बंद करने पे भी वो चुभन महसूस हो रही थी। मम्मी शायद बहुत दुखी है, जैसे भी होगा वह मम्मी को दुख को दूर करेगा। क्या इतने बड़े लोग भी लड़ते हैं? ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ना हो। माता पिता के लिए सोच रहा है बेचारा बंटी कि इतने बड़े लोग भी कभी लड़ते हैं। अलग रहकर ही शायद सही तरीके से महसूस होगा कि सामने वाले को खोकर क्या कुछ अमूल्य खो दिया है। सही बात है। अजय बहुत इगोइस्ट भी है, बहुत पजेसिव भी। अपने आप को पूरी तरह समाप्त करके ही तुम उसे पा सको, अपने को रखकर तो उसे खोना ही पड़ेगा, वकील कहता है। वह अपने को समाप्त नहीं कर सकी थी, इसलिए उसे अजय को खोना पड़ा। ये शकुन के लिए है। बंटी में संतुलन लाने के लिए पहले तुम्हें अपने में संतुलन लाना होगा, डॉक्टर जोशी शकुन को बोलते हैं, शकुन से। इस घर के लिए बंटी चाहे अनावश्यक हो, फालतू हो, पर कोई है, एक ऐसा घर भी है जहां बंटी की आवश्यकता है, बंटी की प्रतीक्षा है, शकुन कहती है।
हम लोग शायद बंटी को मात्र एक साधन ही समझते रहे, अपने अपने अहम, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी अपनी कुंठाओं के संदर्भ में ही सोचते रहे, बंटी के संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं। अजय और शकुन के लिए है। केवल सूरज डूब उगकर ही उसे रात होने और बीतने का एहसास न कराए, उसके अतिरिक्त कुछ और हो, कुछ भी उसके अतिरिक्त भी कुछ और हो, फूफी कहती है। सॉरी, शकुन का कथन है। फूफी का कथन तो बहुत अच्छा है बच्चों, समझाती है उसको कि जवानी यूं ही अंधी होती है बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यानाशी। फूफी का कथन है ये, शकुन को समझाती है कि विवाह मत करो। दूसरा, ये न तो सूखेगी ही, उस जमीन को खाद पानी की पत्तियां हैं, ये तो सूख कर झड़ जाएंगी, फिर नई पत्तियां फूटेंगी, जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं, माली कहता है। माली का कथन है, लेकिन ये प्रतीक रूप में कहा गया है ना, कि ये तो सूखेंगी ही पत्तियां जो हैं, उस जमीन की खाद पानी की पत्तियां, मतलब एक पेड़ को जब कहीं दूसरी जगह से उसके मूल स्थान से हटाकर कहीं और लगाया जाता है तो वो भी बच्चों पहले शुरू में सूखता है। उसी के लिए कहा है कि शुरू में सूखेंगी, फिर उसके बाद जब वो जड़ पकड़ लेगा तब नई पत्तियां फूटेंगी, जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं रहता। और यहाँ पे देखते हो कि बंटी को अपनी मूल जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा था, तो उसको प्रतीक रूप में यहाँ पे कहा गया है। जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है, वकील चाचा कहते हैं। मुझे डर है शकुन कि कहीं तुम अपना अकेलापन खत्म करने के चक्कर में बंटी का भविष्य ही न खत्म कर दो, ये वकील चाचा कहते हैं शकुन से। और सच में ऐसा हुआ भी था। चीज़ों को सही तरीके से लेना सीखो शकुन, ये भी वकील चाचा कहते हैं। आज से 8-9 साल बाद की बात सोचो, जब बंटी की अपनी ज़िंदगी होगी, अपने स्वतंत्र संबंध होंगे, अपनी इच्छाएं होंगी और अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, तब तुम्हारा कितना अस्तित्व होगा उसकी ज़िंदगी में, ये भी वकील का कथन है। तुम मुझे दूसरों में गिनने लगी हो, यह सही नहीं कि मैं अजय का मित्र हूँ, पर तुम्हारे लिए भी मेरे मन में कम स्नेह नहीं है। वकील, क्योंकि ये दोनों के से मिलते थे, वकील चाचा जो है उधर भी आते। वकील किसके चाचा हैं बेटा? ये बंटी के चाचा हैं, है ना। हम लोग मतलब वो नहीं कह रहे, बंटी के चाचा हैं, तो उनके मित्र समझ लो दोनों के। देखो शकुन, तुम अपने पति की रोशनी में बंटी को देखोगी तो शायद कुछ गलत कर बैठो, डॉक्टर जोशी बोलते हैं, समझाते हैं। जोशी का कैरेक्टर भी बहुत समझदार दिखाया है। आज लगता है साथ रहना भी कितनी तरह का हो सकता है, जिंदगी भर साथ रहकर भी आदमी कितना अकेला रह सकता है, और किसी का हल्का स्पर्श भी कैसे जिंदगी को किसी के साथ होने के एहसास और अपनेपन से भर सकता है। ये पंक्ति आ चुकी है, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। मतलब कई तरह का साथ रहना होता है, कभी कोई ज़िंदगी भर साथ रहकर भी अकेला रह जाता है, और कहीं एक थोड़ा सा स्पर्श भी, कुछ पल का स्पर्श भी जीवन भर के साथ होने का अपनापन दिला जाता है। तुम उस पर शायद इतनी ज़्यादा हावी होती जा रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया, तुमने उसे उधम करने ही नहीं दिया डॉक्टर। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना सिखा दिया है, ये डॉक्टर का कथन है, शकुन से बंटी के बारे में कहते हैं। यह वह अध्याय था जो उसी के साथ समाप्त हो गया, और अब मैं उसे किसी के साथ खोलना नहीं चाहता, चाहूँ तो भी नहीं खोल सकता, शायद अब तो अपने सामने भी नहीं। डॉक्टर जोशी किसके बारे में कहते हैं? अपनी पुरानी पत्नी, पहली पत्नी प्रमिला के बारे में कहते हैं। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है मम्मी, पूछ रहा है बंटी मम्मी से। बहू जी, हम हरिद्वार जाना चाहते हैं, आप हमारा टिकट कटा दीजिए। इतने साल आपकी नौकरी कर ली बहू जी, अब भगवान की नौकरी करेंगे। तो ये समझ जाइए फूफी का कथन है, जब वो दूसरी विवाह के बारे में बात करती है तब ये हरिद्वार जाने लगती हैं। 7 साल से मैं अकेले ही बंटी को पाल रही हूँ, उसका हित अहित मैं दूसरों से ज़्यादा जानती हूँ शकुन। तो यहाँ पे दिखाए, जब ये बात कर रही है तो उसको तलाक लिए हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। जहाँ जस्टिफिकेशन, सॉरी तलाक ली हुई नहीं, शब्दों को मैं थोड़ा सा सुधार रही हूँ। तलाक तो इसमें दिखाया गया नहीं, वकील चाचा आते हैं तो वो बताते हैं तलाक हो गया है, लेकिन सेपरेशन को 7 साल हो चुके हैं। जहाँ जस्टिफिकेशन है समझ लो वहाँ गिल्ट है। आदमी अपने गिल्ट को जस्टिफाई न करे तो, ये बिल्कुल सही बात है, जब हम सफाई वहीं देते हैं जब हम अपने आप को दोषी समझते हैं अपनी नज़रों में। बंटी सेतु नहीं बन सका, इसलिए शायद उसे भी कट जाना पड़ा। और एक वचन दे दो कि हमारे बंटी भैया को जैसा आपने बिसरा दिया है आजकल, वैसा और मत करना। बाप के रहते यह बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते यह बिना माँ का न हो जाए, ये कथन है बेटा फूफी का। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इस उपन्यास से, वो मैंने पूरे इस पूरी एक वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो भी मुझे बताइएगा, और कुछ क्वेरी बाकी होगी, कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा
तो भी मुझे बिल्कुल पूछिएगा। तो ये था बच्चों आपका बंटी उपन्यास। आपका बंटी मतलब सबका बंटी एक ऐसा बच्चा जो माता पिता के तलाक में पिस के रह गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उपन्यास के साथ मिलेंगे। और हाँ, 15 अगस्त से यहाँ पे व्याकरण की कक्षाएं भी होंगी, हिंदी व्याकरण, जो अभी शिक्षक भर्ती के लिए भी उपयोगी है और बाकी CTET, TET इन सब के लिए भी बहुत उपयोगी होंगी। और वैसे भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों की हिंदी ग्रामर भी, हिंदी व्याकरण भी मजबूत होनी चाहिए। मतलब आपको उसमें भी कहना चाहिए, अपने आप को सिद्ध करना है, समझना है। रटने वाली पद्धति तो हमारी क्लास में होती नहीं है, तो ग्रामर का, व्याकरण का एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक भी हम लोग समझते चलेंगे। 3 दिन व्याकरण की क्लास ले लेंगे और 3 दिन या 2 दिन इसकी क्लास। व्याकरण में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।